नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल में। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे की यात्रा में हमारे पास एक बहुत बड़ी यात्रा आई है। एक यात्रावर, यायावर के रूप में हम जिन लेखक को पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कक्षा 12 की हिंदी, सामान्य हिंदी में सम्मिलित किए गए हैं, जिनका नाम है मोहन राकेश, और जो पाठ 8 के अंतर्गत आए हैं सिपाही की माँ लेकर। ठीक है, सिपाही की माँ के रूप में उन्होंने एक नाटक प्रस्तुत किया है यहाँ पर। उस नाटक का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं मोहन राकेश जी के जीवन परिचय के बारे में। वो एक बहुत बड़े यायावर यानी कि उनका जो जीवन था वो अधिकांश घुमक्कड़ी जीवन जिया था। ठीक है, उन्हें यात्राएं करना बहुत पसंद था। ऐसे ऐतिहासिक स्थानों की यात्राएं देखिए तो हम उनकी यात्राओं के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। उनका जो देखिए हिमालय की जितनी भी शिखर है, उन शिखरों में उन्होंने जितनी यात्राएं करी है, सिक्किम को लेकर यात्रा करी है उन्होंने, भारत के ऐसे कई भूभागों की यात्रा करी है। उन यात्राओं को अपने साहित्य में इस प्रकार से यहाँ पर रच डाला है, जैसे ही वो साहित्य पढ़ते हैं, वो रचना पढ़ते हैं उनकी, तो ऐसा लगता है हम खुद भी उस स्थान पर जा चुके हैं। मतलब साक्षात हमारे पास, हमारे सामने हम उन स्थानों को देख पाए, ऐसी विलक्षण क्षमता के साथ उन्होंने साहित्य की रचना करी है। तो चलते हम उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, उनके पुरस्कारों के बारे में, उनके पूरी जीवन शैली के बारे में कि किस प्रकार का उनका जीवन था। ये जो महान जीवन लेकर आए थे, जो आज अमर हो गए हैं, वो इन पुस्तकों में, हमारे हृदय में, इन साहित्य के क्षेत्र में जो अमरता उन्हें मिली है वो इसी साहित्य की देन है। जो उन्होंने साहित्य को दिया तो साहित्य भी उन्होंने उनको प्रसिद्धि दिलाकर एक अमरता का वरदान दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलते हैं हम मोहन राकेश की तरफ। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। 1925 और 1972 के बीच का उनका ये जीवन 72। ठीक है, अब देखिए जन्म स्थान जो था वो जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में था उनका। देखिए कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, पंजाब में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, माता पिता इनके बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी, पेशे से वकील, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव था इनका। इनके पिता का साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ाव था, उस पेशे से थे, इसलिए वे भी उसी पेशे की ओर अग्रसर हुए और वे इतने अमर हो गए कि आज उन्हें यायावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा के रूप में देखिए उन्होंने एमए किया था संस्कृत में, लाहौर से किया था। ठीक है, संस्कृत भाषा में उन्होंने एमए किया था, मास्टर की डिग्री ली थी उन्होंने, और वो भी लाहौर से करा था। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी में किया और फिर बाद में, ये तो उन्होंने लाहौर से किया, उसके बाद में उन्होंने जालंधर में एक कॉलेज है ओरिएंटल कॉलेज, वहाँ से उन्होंने हिंदी में भी एमए किया था। तो दो भाषाओं में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करी थी। ठीक है, वृत्ति यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किया उन्होंने। सारिका के कार्यालय में नौकरी की, सारिका एक ऑफिस था, उस कार्यालय में उन्होंने नौकरी की। पत्रिका थी ये। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा का प्राध्यापक बने हुए। ठीक है, कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता रहे। ठीक है, कुछ समय तक वे जिस डीएवी कॉलेज के जो जालंधर में है उसके प्रवक्ता भी रहे और 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे वे। ठीक है, 1962 में सारिका के संपादक, अंत में मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन किया उन्होंने। ठीक है, मतलब 1962 तक वे सारिका के संपादक में रहे और उसके 10 वर्षों तक उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया और 1972 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये था उनका पूरा जीवन और साहित्यिक परिचय। अब आते हैं हम यहाँ पे उनकी कृतियों के विषय में। कृतियां देखिए, उन्होंने इंसान के खंडहर नामक जो कृति थी 1950 में लिखी थी। नए बादल उन्होंने 1957 में लिखे थे। जानवर और जानवर 1958 में लिखा था। एक और जिंदगी 1961 में लिखी थी। फौलाद का आकाश 1972 में लिखा। वारिस 1972 में, और सभी कहानी संग्रह, ये सभी उनका एक कहानी संग्रह, ये सारे क्या है, सब कहानी संग्रह के अंतर्गत आता है।
अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 1970, अंतराल 1972, सभी उपन्यास है, ये सारे उनके उपन्यास है। और ये यहाँ से और यहाँ तक यानी कि इंसान के खंडहर से लेकर और वालिस तक उनकी सारी कहानी संग्रह है। ठीक है, उपन्यास है ये उनके। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और सभी नाटक है ये सारे। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये सभी नाटक है। पैर की तली जमीन, अंडे के छिलके, और ये सब इनके क्या है, पैर तले की जमीन और अंडे के छिलके, ये उनके एकांकी संग्रह है। एकांकी संग्रह भी नाटक के अनुरूप ही होता है, लेकिन वो एक अंक को लिया हुआ होता है। 1973 में उन्होंने ये सारी एकांकियों की रचना करी है। ठीक है, अब आते हैं हम उनकी और कृतियों की तरफ। आखिरी चट्टान तक उनका यात्रा वृतांत है और बहुत ही विलक्षण श्रेणी का, अद्भुत श्रेणी का यात्रा वृतांत है। मैंने ये पढ़ रखा है और बहुत अच्छा यात्रा वृतांत है। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मोहन राकेश जी ने जिन स्थानों की चर्चा करी है वे स्थान हूबहू हमारी आंखों के सामने आने लग जाते हैं कि इस तरह के वो स्थान है, वहाँ पर इस तरह की चट्टानें, इस तरह का जलाशय है, सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हूबहू आने लग जाती हैं। ठीक है, परिवेश, रंगमंच और शब्द कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद, ये सब उनके निबंध संग्रह है। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये अनुवाद है इनके। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, उन्होंने ये ट्रांसलेशन किया है, अन्य भाषाओं में लिखे हुए लेख को उन्होंने अनुवादित किया है। ठीक है, अब आता है समय सारथी, जीवनी संकलन है उनका, ये समय सारथी उनका जीवनी लिखा हुआ है। मोहन राकेश की डायरी निधनोपरांत प्रकाशित हुई है। मोहन राकेश ने अपने जीवन के बारे में जो भी डायरी के अंतर्गत लिखा है, उनकी मृत्यु के बाद उसका प्रकाशन किया गया है, मृत्यु के पहले वह प्रकाशित नहीं हो पाई थी। शोध कार्य के अंतर्गत देखिए, नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, ये उनके सभी हमारी कृतियां हैं। अब देखिए, मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। देखिए किसके, नई आधुनिक युग के, आधुनिक काल की जब नई कहानी आई तो नई कहानी युग के वे प्रमुख हस्ताक्षर यानी कि प्रमुख पक्षधर थे। ठीक है, 20वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार कहेंगे हम। 20वीं शताब्दी जब उतर रही थी, जब उसका समापन हो रहा था, उस समय प्रमुख कथाकार यानी कि कहानीकार, नाटककार थे वे। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। वैसे नाटक सम्राट तो कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। उन्होंने ऐतिहासिक स्तर को लेकर, ऐतिहासिक धरातल को लेकर, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो नाटक लिखे वो बहुत अद्भुत क्षमता के नाटक है। जिन नाटकों ने जयशंकर प्रसाद को एक साहित्य में एक चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया है। उसके बाद जो नाटककार और निबंधकार का और कहानीकार का नाम आता है वो आता है मोहन राकेश जी का। ठीक है, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके थे। हिंदी आएगा। हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है। वे रंगकर्मी, अभिनेता या रंग निर्देशक नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। महज नाटककार थे, किंतु उनके नाटकों की परिकल्पना इतनी ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना को सृजनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली थी कि आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संयोजन हुआ उस पर मोहन राकेश की निर्णायक छाप पड़ी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए कि वे महज नाटककार थे, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, किंतु उनके नाटकों की जो परिकल्पना थी यानी कि उनकी जो काल्पनिक वृत्ति थी वो ऐसी थी, इतनी ठोस थी, इतनी जटिल थी और इतनी आधुनिक थी। ठोस ऐसी थी कि हर कोई उसको आलोचनात्मक शब्दों के रूप में अंतर्गत नहीं बांध सकता। जटिल इसलिए थी कि उसको हर कोई व्यक्ति समीक्षा उसकी नहीं कर सकता, और आधुनिक थी। ठीक है, यानी कि परिवर्तन के साथ ढलने वाली थी। संकल्पना को सृजनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली थी। संकल्पना, उनके अंदर जो संकल्पना थी उसको वे सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी के साथ में उन्होंने उस संकल्पना को आगे बढ़ाया। ठीक है, और आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन हुआ है,
क्या हुआ है भाई, आधुनिक जो भी रंगमंच था उसका हिंदी में एक नया प्लेटफॉर्म जो बना था उसका संयोजन हुआ है और उस पर मोहन राकेश की निर्णायक छाप पड़ी है कि आज जो हिंदी नाटकों का परिवेश है, जो प्रस्तुतिकरण दिखाई देता है, उसमें मोहन राकेश जी का भरपूर योगदान रहा है। ठीक है, उसमें मोहन राकेश जी का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदी में उनके समकालीनों में अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, कथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे, उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से मोहन राकेश द्वारा लाई गई हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इतना ही नहीं, हिंदी में उनके समकालीनों का क्या मतलब होता है, उनके समय के साहित्यकार, उनके समय के साहित्यकार। ठीक है, समकालीन का मतलब होता है उनके जो जिस समय में वो थे उसी समय के जो अन्य साहित्यकार थे उनके बारे में है कि हिंदी में उनके समय के जो साहित्यकार थे उनमें अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, कथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे थे, कि उस समय उन्होंने जो नाटक लिखे वो तो अलग थे, लेकिन उनके समकालीन जो जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने जो भी नाटक लिखे या फिर उन नाटकों की जो विषय वस्तु थी, जो कथानक था उनका और उसका जो रंग ढंग था, ठीक है, कि जो नाटक लिखे उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से मोहन राकेश द्वारा लाई गई हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा देखने को मिलती है। यानी कि उनके द्वारा जो नई रीति लाई गई थी मोहन राकेश जी के द्वारा, वह रीति उनके समकालीन लेखकों के अंतर्गत भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते अब हम। नाटक मुख्यतः मंच पर दृश्याभिनय के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, जाना चाहिए। ठीक है, नाटक क्या होता है, जो रंगमंच पर अभिनय किया जाता है उसे रंगमंच के ऊपर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसी लिए लिखा जाना चाहिए, केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और उसका प्रभाव केवल लिखे हुए शब्दों पर नहीं बल्कि अभिनेताओं के व्यक्तित्व, स्वर और अभिनय कुशलता पर, रंगमंच की सजावट और प्रकाश पर तथा अभिनेता एवं दर्शक के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विषय वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर मोहन राकेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं कि भले ही नाटक आप रंगमंच के ऊपर अभिनय के लिए लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वह नाटक का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार का होना चाहिए कि अगर नाटक लिखा गया है तो अभिनेताओं के व्यक्तित्व, जो भी वहाँ पर पात्र है उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनका जो स्वर है वो बहुत ही उच्च श्रेणी का होना चाहिए, जिस प्रकार का उनका अभिनय है उस प्रकार का उनका स्वर होना चाहिए, या फिर अभिनय कुशलता पर, और या फिर उन्होंने जो पात्र बने हैं उन पात्रों का कुशल अभिनय वो करने चाहिए। ठीक है, रंगमंच की सजावट और रंगमंच का जो वातावरण है वो भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। प्रकाश पर, और फिर वहाँ का जो प्रकाश है, अगर रात्रि का है तो रात्रि का समय, दिन का है तो दिन का समय, जो भी समय है उस प्रकाश पर, तथा अभिनेता एवं दर्शक के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले, और अभिनेता और दर्शक इन दोनों के बीच का जो साक्षात्कार है उनसे जो उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है, कि अगर अभिनेता दर्शकों से पूछे कि भाई आपने क्या इसमें सीखा, या दर्शक अभिनेता से पूछे कि आपने जो अभिनय किया है उसके पीछे आप इस नाटक की क्या मंशा थी, जो भी सवाल हो, तो उसके बीच में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम इससे अनभिज्ञ है, या जनता दर्शक कहे कि हम इससे अनभिज्ञ है। ठीक है, नाटक का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है। अब नाटक का देखिए लिखित रूप ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि लिखा हुआ ही तो वे पढ़ेंगे और पढ़कर वे अभिनय करेंगे। अपने पात्रों का जो कहा हुआ कथन है वो जब तक पात्र अभिनय नहीं करेंगे, उसका रिहर्सल नहीं करेंगे, उसका दोहरान नहीं करेंगे, तो वे अभिनय किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से कहा जाएगा कि नाटक का जो लिखित रूप है बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु दृश्याभिनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाले अनेक उपकरणों में से वह केवल एक उपकरण है। ठीक है, नाटक लिखा गया है वही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप दृश्य का कोई अभिनय कर रहे हैं, किसी दृश्य का अभिनय कर रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव अनेक उपकरणों में, वह केवल एक उपकरण मात्र है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन सच्चाइयों से, ठीक है,
इन सच्चाइयों को मोहन राकेश ने अपने दृष्टिपथ और चिंता केंद्र में रखा और नए ढंग के नाटकों की रचना की। वे जब जिस नाटक लिखने के पहले की बात है कि वे उस नाटक की जो दृश्याभिनय होता था उसमें केवल एक उपकरण मात्र मानते थे कि जो लिखा गया है वह तो प्रभावशाली है, लेकिन जिसका अभिनय किया जा रहा है वो प्रभावशाली नहीं बन पा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, अपने नाटक लेखन में उन चीज़ों में परिवर्तन कर दिया और एक विलक्षणता दे दी। ठीक है, वे अपने असामयिक निधन के समय तक नाटक और रंगमंच का संश्लिष्ट भूमि से जुड़े समस्याओं को लेकर शोधरत थे। ठीक है, क्या था भाई, देखिए जब वे स्वतंत्र लेखन कर रहे थे, 1962 के बाद का समय है कि जब वे स्वतंत्र लेखन कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने नाटकों, उन्होंने असामयिक, भले ही वे असामयिक उनका निधन हो गया है, बिना समय के उनका अचानक से निधन हो गया, लेकिन फिर भी उनके निधन होने के तक उन्होंने नाटक और रंगमंच की जितनी भी संश्लिष्ट भूमि थी उसकी समस्याओं को लेकर उन्होंने शोध कार्य शुरू कर दिया कि किन किन समस्याओं को कैसे दूर करना है, किन किन गलतियों को, त्रुटियों को हमें दूर करना चाहिए, उसके स्थान पर क्या लाना चाहिए, ये पात्रों का अभिनय किस प्रकार का होना चाहिए। मतलब नाटक और रंगमंच को लेकर उन्होंने अपने विचार बहुत सारे प्रस्तुत किए और शोध कार्य किया उन्होंने। ठीक है, आगे देखिए 19वीं शती के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटकों का जन्म और विकास हुआ। तब से लेकर अब तक यूरोप और अमेरिका में नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में विपुल प्रयोग हुआ है। देखिए केवल भारत ही नहीं, नाटक का जो अभिनय होता है वो विदेशों में भी होता है और वहाँ के जो नाटक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है कि रंगमंच के क्षेत्र में विपुल प्रयोग हुए हैं। नाटक को लेकर यूरोप और अमेरिका में रंगमंच के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत विपुल प्रयोग हुए, यानी कि बहुत विशाल प्रयोग हुए हैं, बड़े बड़े प्रयोग हुए हैं कि नाटक, एक रंगमंच के ऊपर नाटक को कैसा अभिनय करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, इससे नाटक और मंच दोनों ही क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तनों के अनेक चरण घटित हुए हैं। मोहन राकेश इस विश्व परंपरा को अपने ढंग से आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने ये सीखा, मोहन राकेश जी ने ये सीखा कि ये जो नाटक और मंच दोनों क्षेत्र होते हैं ये युगांतकारी परिवर्तन के चरण होते हैं, यानी कि एक युग को परिवर्तन कर देते हैं। नाटक का अभिनय एक परिवेश को लेकर, जीवन के एक परिवेश को लेकर किया जाता है, उससे क्या संपूर्ण जनता को ये संदेश मिलता है और वो युग परिवर्तनकारी भी बन जाते हैं। ठीक है, उनके नाट्य लेखों में मंच सज्जा या दृश्य बंद, वेशभूषा, रूप सज्जा, रंग संगीत और प्रकाश, इन सब की चेतना बराबर रहती आई है। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकालकर युगों के रोमानी इंद्रजालिक सम्मोहन से उबारा तथा एक नए दौर के साधन उसे जोड़कर दिखाया। ठीक है, क्या हुआ भाई, देखिए उन्होंने जितने भी नाटक थे उनकी मंच सज्जा या उनका जो वातावरण था, दृश्य बन था, वेशभूषा थी या रूप सज्जा थी और बीच बीच में जो बैकग्राउंड संगीत देते हैं वो था या फिर प्रकाश था, इन सबकी चेतना बराबर आई उनके अंदर, उनके नाटकों के अंतर्गत। जो उन्होंने शोध किया था वो शोध उनका सफल रहा। ठीक है, उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरे से निकालकर उन्हें बाहर प्रस्तुत करना चाहा। ठीक है, कि एक कमरे के अंदर ही हिंदी नाटक न होते हों, जिससे जो भी जनता इसके लिए जागरूक होनी चाहिए वो नहीं हो पाती क्योंकि वो उसके संपर्क में नहीं आती है। उन्होंने उसको जाल से बाहर निकालकर युगों के रोमानी इंद्रजालिक सम्मोहन से बाहर निकल उसको उबारा और आज नाटक का एक बहुत ही अच्छा परिदृश्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर हमारा जो पाठ है, सिपाही की माँ नामक जो हमारा पाठ है उसका परिचय। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे पाठ परिचय। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने लेखक परिचय पढ़ा था, एक नाटककार का परिचय पढ़ा था जिनका नाम है मोहन राकेश जी। अब जो पढ़ने हम जा रहे हैं वो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया सिपाही की माँ नामक नाटक, उसका परिचय पढ़ने जा रहे हैं कि उसका प्रसंग क्या है, किस उपलक्ष्य में लिखा गया है, उसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत एकांकी है ये उनकी पुस्तक। अब देखिए यहाँ पर एकांकी क्या होती है कि जीवन के किसी एक अंक को लेकर लिखी गई है, वह एकांकी है, नाटक यहाँ पर नहीं है। एकांकी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। एक उनका एकांकी संग्रह है अंडे के छिलके
तथा अन्य एकांकी उस संग्रह से ली गई है। यहाँ पर सिपाही की माँ, एकांकी जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि एक अंक की बहुत छोटी रचना है और उसकी तुलना प्राय कहानी से की जाती है। देखिए एकांकी है ना, कहानी जैसी होती है, एकांकी के माध्यम से हम एक स्टोरी बना सकते हैं। तो ये पात्रों के अभिनय से होती है, पात्रों के माध्यम से एक कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई। ठीक है, देखिए बहुत ही मार्मिक अभिनय यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि एक माँ है, उसका इकलौता बेटा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है, बर्मा में, ठीक है, वहां लड़ने गया है। वो उसका इकलौता बेटा है, विवाह की उम्र हो चुकी है उसकी, विवाह के लिए तैयार है, एक बहन का इकलौता भाई। यहाँ पर ये कहानी प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। भाई पहले क्या होता था, देखिए आज भी कई घरों की जिम्मेदारी पुत्र पर होती है या पिता पर होती है। अब क्योंकि उसकी जो लड़का है सिपाही है, उसके पिता तो है नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेदारी है। तो पूरे घर की जो आस है वो पूरी उसी पर टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले कर सके। हाथ पीले करने का मतलब होता है बहन का विवाह करना। हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है, विवाह करना। ठीक है, और माँ एक देहाती भोली स्त्री है, बहुत ही मतलब गांव की बहुत ही सीधी सादी महिला है माँ उसकी। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे किस लिए हो रही है। वो देखिए ये भी नहीं जानती है कि बर्मा यहाँ से कितना दूर है और लड़ाई में मेरा बेटा गया है तो किनसे लड़ाई हो रही है और किस लिए लड़ाई हो रही है। उस सीधी सादी भोली महिला को कुछ नहीं पता है। और देखिए पहले के टाइम पे हम देखते हैं, जिस समय मोहन राकेश जी ने ये एकांकी लिखी थी उस समय की बात बताए तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ की, हमारे देश की जो महिलाएं होती थी वे महिलाएं घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी, वे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी। उन्हें सिर्फ अपने घर और अपने आसपास का वातावरण पता होता था। इससे ज़्यादा पूरे गाँव का या गाँव के बाहर का वातावरण जानने की हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए वह अपने बच्चे के बारे में इतना ही जानती थी कि वो एक युद्ध में लड़ने के लिए गया है और लड़ाई हो रही है। किस लिए हो रही है, किनके साथ हो रही है, कहाँ हो रही है, ये उस माँ को बिल्कुल नहीं पता था। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसका बेटा वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि शहीद हो जाता है लड़ते लड़ते, तो फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि उस माँ के सपने जो उसका विवाह करने की बात कर रही है, या उस बहन के सपने जो ये सोच रही है कि कब मेरा भाई आएगा और मेरे पीले हाथ होंगे, इस प्रकार से जो भी सपने हैं और उनका जो घर चल रहा है, घर का खर्चा चल रहा है, जो घर कहते हैं जिस तने पर जो पेड़ खड़ा है वो तना ही कट जाएगा तो वो पेड़ स्वतः ही गिर जाएगा। यानी कि पूरा घर उस पर टिका है और जैसे ही अगर मान लीजिए वो शहीद हो जाता है तो पूरा घर खत्म हो जाता है। ऐसा वह सोच भी नहीं सकती, यानी कि ऐसा वो माँ सोच भी नहीं सकती कि मेरा बेटा लड़ने गया है। लड़ने क्या गया, वो तो कमाने गया है, लेकिन कमाई किस प्रकार से आ रही है, वो तो सिपाही है और सिपाही होने के नाते वो शहीद भी होता है तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन माँ ऐसा सोच भी नहीं सकती क्योंकि उसकी पूरे घर की उम्मीदें उस बेटे पर टिकी है। ठीक है, आगे देखिए, माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करती है। ठीक है, माँ और बहन दोनों ने, उस माँ ने अपने बेटे से और बहन ने अपने भाई से बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी है कि वो आएगा और वो जो अभी भी है जीवित है और हमारे लिए कमा रहा है, हमारा घर चल रहा है, और जब भी आएगा और हमारे घर की रूपरेखा थोड़ी बदल जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी उन्होंने उम्मीदें बांध रखी है। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने सदे हाथों ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद का मतलब होता है दुख, मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। ठीक है, तू हवा और पानी का साथी है, उनके साथ मिलकर उनकी तरह ही जी,
जीवन में जीवन में ख्याति या प्रगति तेरी उपलब्धि नहीं, तेरी उपलब्धि तेरी खोज है, और खोज और जी। ठीक है, यानी कि यहाँ ये बताया है, देखिए कि अगर इस प्रकार से कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, मान लीजिए कि वह शहीद हो जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंत में यहाँ पर जो बात कही गई है कि ऐसा विषाद, ऐसा दुख प्रकट कर रखा है, जिससे मतलब कि जो इसका एकांकी पे एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है मोहन राकेश जी ने कि तू हवा और पानी का साथी है, उनके साथ मिलकर उनकी तरह ही जीवन में ख्याति या प्राप्ति तेरी उपलब्धि नहीं। ये प्राप्ति तेरी उपलब्धि नहीं है कि तू जीवन में तू जीवित रह जाएगा। ठीक है, तेरी उपलब्धि तेरी खोज है, खोज और जी, तू उसको खोज और जीवन जी। ये मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, आज जो हमने पढ़ा है, मोहन राकेश जी के जीवन के बारे में पढ़ा है, उनके साहित्यिक जीवन के बारे में पढ़ा है, और उनके द्वारा जो लिखी गई है सिपाही की माँ, उस प्रस्तुत कहानी का हमने केवल प्रारंभिक रूप पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे उसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो उसके कहानी के पात्रों का अभिनय पढ़ेंगे, एकांकी के पात्रों का अभिनय पढ़ेंगे, और देखेंगे कि किस प्रकार से सिपाही, माँ और बहन, इन तीनों का तालमेल होता है, किस प्रकार की जीवन जीते हैं, किस प्रकार की उनके वार्तालाप होता है, कैसा वे सोचते हैं जीवन के बारे में। वो देहाती जो महिला है, जो कुछ नहीं जानती है कि मेरा बेटा कहाँ गया है, किसके लिए लड़ रहा है या किन से लड़ रहा है, इससे उसको कोई सरोकार नहीं है। वह तो ये सोच रही है बस वो नौकरी करने गया है और वो आ जाएगा, आने के बाद मैं उसका और बेटी का विवाह कर दूंगी। इस प्रकार के ख्यालों के साथ हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर से लेकर आते हैं, इसी का पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।